सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। आज हम आ गए हैं न्यू लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 4 ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होने वाला है, एज यू हैव सीन इन द थंबनेल। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा जिसमें हम एग्जांपल्स देख रहे होंगे। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे और इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम उसके एक्सरसाइज के बारे में करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये एग्जांपल्स होने वाले हैं ऑन द टॉर्क वर्क जो हमने पढ़ा, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़ा, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ पढ़ा, जो भी हमने पढ़ा हम उसके सारे एग्जांपल्स कवर कर रहे होंगे इस लेक्चर में और प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल जो है हमें दे रखा है, अ मैकेनिक्स कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। सो एक मैकेनिक है जो 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके किसी भी नट को ओपन कर रहा है, वाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। एक हमारे पास ये नट है कोई, ठीक है, हमारे पास ये नट है और इसका जो ये हमारा कुछ इस तरह वो होगा, ठीक है। सो ये बता रखा है कि हमने 150 न्यूटन का इसमें जो है फोर्स लगाया, 150 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, ठीक है। और इसका जो लीवर का है, ये डिस्टेंस लीवर की दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर मतलब ये यहाँ से पकड़ के करेगा, ठीक है। सो पाइवॉट पॉइंट से जो हमारा डिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 40 सेंटीमीटर अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो बाई 100 करेंगे, सो ये हमारा आ जाएगा 0.4 मीटर। ओके, 0.4 मीटर, बिकॉज हम SI यूनिट्स में लेंगे, सो 0.4 मीटर हम इसे कर लेंगे कन्वर्ट। ओके, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो उसके बाद दे रखा है, अगर हमें दे रखा कि अगर किसी भी नट को ओपन करना है तो 150 न्यूटन का टॉर्क लगाएंगे 40 सेंटीमीटर से, तो वो नट जो है ओपन हो जाएगा बाय अ मैकेनिक। ओके, फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है, हाउ लॉन्ग हैंडल इज़ रिक्वायर्ड इफ़ ही वांट टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। सो उस इसमें दे रखा है कि अगर वो 40 न्यूटन से लगाता है, 40 सेंटीमीटर से लगाता है, 150 न्यूटन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर 50 न्यूटन का लगाया जाए या इसको हम चेंज कर दें, चेंज इट इनटू 50 न्यूटन, अगर हम फोर्स को कम कर दें तो ऑब्वियस सी बात है हमें डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी उसी मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा। सो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इन द फर्स्ट केस अगर हम बात करें, इन द फर्स्ट केस अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू ओपन अ नट, मोमेंट ऑफ फोर्स जो हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जो आएगा हमारा, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो फोर्स हमें दे रखा था 150 न्यूटन और जो हमारा डिस्टेंस था वो 0.4 मीटर था। ओके, 0.4 मीटर था, एंड विच इज इक्वल्स टू, ये हमारा आएगा आफ्टर सॉल्विंग 60 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। 60 न्यूटन पर मीटर आएगा, 60 न्यूटन मीटर, सॉरी नॉट पर मीटर, 60 न्यूटन मीटर आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू ओपन द नट इन द फर्स्ट केस। एंड इन द सेकेंड केस अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो हमें दे रखा है जो फोर्स होगा हमारा, फोर्स हमने 50 न्यूटन कर दिया, ठीक है, फोर्स हमने 50 न्यूटन कर दिया। तो इफ़ ही यूजेज द हैंडल ऑफ लेंथ L, अगर हम L लेंथ का हैंडल यूज़ करते हैं, देन मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स हम निकालेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, मोमेंट ऑफ फोर्स 50 न्यूटन इंटू L लेंथ अगर हम लेते हैं तो L लेंथ हो जाएगा तो 50 इंटू L न्यूटन मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें पता है 50 जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स पहले वाला है वो हमें दे रखा 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 50 इंटू L न्यूटन मीटर। ओके, सो L की वैल्यू जो आ जाएगी, लेंथ मतलब हम नया लेंथ जो हमारा होगा, अगर 50 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं तो लेंथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60/50, विच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.2 मीटर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाता है 1.2 मीटर। मतलब अगर हम सेकंड केस में फोर्स को कम कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ा वो बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम इसको उसी टॉर्क के बराबर रखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। और हम पहले 40 सेंटीमीटर पे लगाते थे तो 150 न्यूटन की हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अगर हम 120 सेंटीमीटर पे लगाएंगे तो सिर्फ हमें 50 न्यूटन टॉर्क की ज़रूरत पड़ रही होगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग इज़ 3 मीटर ब्रॉड,
एक आयरन डोर है, जिसकी एक बिल्डिंग का आयरन डोर है जिसका जो डोर है वो 3 मीटर ब्रॉड है, मतलब चौड़ाई जो है डोर की वो 3 मीटर है। ओके, मतलब एक जैसे ये डोर है हमारे पास, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। इट कैन बी ओपन बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली, और उस डोर को हम नॉर्मली अगर ओपन करना चाहें तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ओके, एट द मिडिल ऑफ द डोर, और मिडिल पे लगाते हैं। अगर हम इसको नॉर्मली ओपन करना चाहें, मिडिल पे फोर्स लगाएं तो 100 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये डोर नॉर्मली ओपन हो जाएगा। कैलकुलेट द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर। पहली बात तो हमें टॉर्क निकालना है, मतलब हमें फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, हम टॉर्क बेसिकली सीधा सा निकाल लेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स हम निकाल लेंगे, या टॉर्क जिसे हम बोलते हैं, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं, हमने लेक्चर्स में पढ़ा है पहले। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, मिडिल वाली डिस्टेंस मतलब इतनी डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है पूरी तो 1.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, सॉरी मीटर में दे रखा है, ये मीटर है, 3 मीटर का डोर है तो ये 1.5 मीटर का हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है द लीस्ट फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द डोर। तो हमें फिर उसके बाद बताना है कि लीस्ट फोर्स निकालनी है। अब हमें पता है जब लीस्ट फोर्स हम निकालते हैं तो हम एंड पे बिल्कुल जाके फोर्स लगाते हैं। एंड पे फोर्स लगा रहे होंगे मतलब हम 3 मीटर यहाँ पर कहीं इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, 3 मीटर पे फोर्स लगा रहे होंगे, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा ये हमारा 3 मीटर पे हो जाएगा, और इसका हम लीस्ट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, हमें टॉर्क पता ही हो जाएगा, यहाँ से हम टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू ये हमारा 3 मीटर का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एट द 3 मीटर। ओके, सो बेसिकली हमें इसमें यही करना है और कुछ नहीं करना है। सो अगर हम इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो हमें गिवन है सी। हम करते क्या है, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन्हें अच्छे से पहले पढ़ेंगे। उसमें कुछ नहीं होता, मैथ्स में 2 कैलकुलेशन होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता। जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या हमें निकालना है, देन छोटा सा होता है, उसमें सिर्फ हमें फार्मूला पुट करना होता है एंड उसका वैल्यू निकाल लेना होता है। मैथ्स में क्या होता है, काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती है, हम उसमें गलत कर जाते हैं। बट फिजिक्स में एक यही फ़ायदा है कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, आपका कंसेप्ट क्लियर है, देन यू विल बीट द क्वेश्चन। ओके, सो गिवन हमें दे रखा है, जो हमें गिवन है वो हमें 100 न्यूटन दे रखा है। ओके, पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और गिवन पार्ट को हम अच्छे से नोट करते हैं, देन हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द फार्मूला एंड पुटिंग द वैल्यूज़ एंड गेट द वैल्यूज़। सिंपल सा है। ओके, सो हमें जो स्टार्टिंग में मिडिल पॉइंट पे 100 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, एंड यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो हमारी 1.5 मीटर हो जाएगी। मतलब हम अगर 3/2 कर दें तो 1.5 मीटर हो जाएगी, सीधी सी बात है। ओके, सो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इन फर्स्ट पार्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स या हम इसे टॉर्क बोलते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू, फोर्स है हमारा 100 न्यूटन इंटू 1.5 मीटर। ओके, ये हमारा न्यूटन में है, वो मीटर में है, तो हमारा आ जाएगा ये 150 न्यूटन मीटर। एंड दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, ए पार्ट का आंसर है ये 150 न्यूटन मीटर। ओके, उसके बाद अगर हम बी पार्ट की बात करें तो हमें पता है कि जब इफ़ द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी द लीस्ट, देन वी नीड टू अप्लाई द फोर्स एट द फारदेस्ट पॉइंट। सबसे दूर वाले पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे फ्रॉम द हिंज। देयरफॉर द फोर्स शुड बी अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द डोर। तो हम यहाँ पर हैंडल के पास जहाँ फ्री एंड होता है वहाँ लगाते हैं। डेट इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाएगी डी परपेंडिकुलर सेकेंड केस में हो जाएगी, मिनिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो 3 मीटर हो जाएगी। ओके, टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस करने के लिए तो हमें 150 न्यूटन मीटर का पहले से टॉर्क दे रखा है। हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए तो लेट द रिक्वायर्ड फोर्स, यहाँ पर हम जो फोर्स लेंगे, रिक्वायर्ड फोर्स बी एफ डैश न्यूटन। ओके, एफ डैश न्यूटन की हम फोर्स लेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ, या इसे हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा एफ डैश इंटू 3 न्यूटन। ओके, और हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स जो है हमारा वो 150 न्यूटन है, तो एफ डैश इंटू 3 न्यूटन मीटर है ये। ठीक है, तो एफ डैश जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 150/3। ओके, एंड दिस इज़ न्यूटन मीटर एंड दिस इज़ मीटर। ओके, सो मीटर कैंसिल आउट,
विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, सो हमारा जो ये आएगा वैल्यू इसकी, ये आ जाएगी 50 न्यूटन। ओके, 50 न्यूटन इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन प्रॉब्लम। ओके, सो ये हमारा आंसर आ जाता है 50 न्यूटन। मतलब हमने देखा इस क्वेश्चन में कि हम जब मिडिल पे लगा रहे थे तो हमारा जो मतलब हम मिडिल पे लगा रहे थे तो डिस्टेंस कम थी तो फोर्स वहाँ पर ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। और जब हम दूर लगाएंगे तो हमारी फोर्स कम हो जाएगी और हमारा जो वो होगा क्या बोलते हैं डिस्टेंस, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस हमने डबल करा, फोर्स हमारी डिक्रीज कर गई। ओके, गॉट इट, आई होप यू गॉट द आंसर। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द व्हील सोन इन द डायग्राम हैज़ अ फिक्स्ड एक्सल पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। एक हमारे पास व्हील है जो कि हमें दी गई है और ओ से हमारे एक्सल्स दिए गए हैं, 2 हमारे एक्सल्स दिए गए हैं। ओके, द व्हील इज़ केप्ट स्टेशनरी, मतलब एक्सल मतलब एक ये व्हील है, जैसे ये हमारे पास व्हील होती है और इसमें तीलियाँ होती हैं। बेसिकली एक्सल इस तीलियाँ और एक कोई ऐसा चीज़ जो इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द थिंग हियर। द व्हील इज़ केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, फर्स्ट पार्ट है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F1, एक इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 लगा रखा है एट ए पर, यहाँ पर हमें F1 हमने फोर्स लगा रखी है। उसके बाद दिया गया है सेकेंड पार्ट अ वर्टिकल फोर्स F2, हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन होती है, वर्टिकल ये डायरेक्शन होती है, ये आपको पता होगा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं या ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसको वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो हमने देखा यहाँ पर एक व्हील है, उसमें एक्सल फिक्स है थ्रू द पॉइंट ओ, और ए पर हमारा जो फोर्स F1 अप्लाई कर रहा है और बी पर हमें F2 अप्लाई कर रहा है। अब बी पर हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दे रखी है, इसमें यही आगे क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 इन द डायग्राम। हमें पहले बताना है कि F2 की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये जो व्हील है उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, बिकॉज ये व्हील है स्टेशनरी है, ठीक है, ये दे रखा है स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, स्टेशनरी है मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स जो लगेगा व्हील को इस तरह कुछ रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरह रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। F1 जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा टू बैलेंस द फोर्सेज, और वी कैन से दैट टू कीप द व्हील इन द इक्विलिब्रियम वी नीड टू मैनेज द फोर्सेज क्लॉकवाइज फोर्स इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो हमारी क्लॉकवाइज फोर्सेज होंगी उसको हम इक्वल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स से। तो यहाँ पर हमने देखा F1 जो है वो क्लॉकवाइज फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर F1 क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा F2 जो B पे लग रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, तभी ये व्हील जो है स्टेशनरी होगी या इक्विलिब्रियम में आएगी। गॉट इट। तो अगर हम B पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, अगर इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये इधर मूव करेगी, अगर इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये इधर मूव करेगी, ठीक है। सो मतलब हम ऊपर से नीचे अगर बी पर फोर्स लगाएं, अपवर्ड ये वाली फोर्स हम लगाएं, अगर अप टू डाउन फोर्स लगाएं, अपवर्ड टू डाउन डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो ये हमारी व्हील जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ओके, सो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी एंड द व्हील विल बी इन द स्टेशनरी और इक्विलिब्रियम। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सो डायरेक्शन अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ F2, इसे हम F2 नाम देते हैं इस फोर्स को F2, डायरेक्शन ऑफ F2 इन द एट पॉइंट B, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट B इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इज इन एंटी क्लॉकवाइज और वी कैन से दैट डाउन अप टू डाउन एट B। ओके, अप टू डाउन एट B। ओके, सो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इन इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारा F1 जो आएगा, F1 की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ये है हमारी, ठीक है, तो OA हो जाएगी, ठीक है, OA सॉरी ये वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, OA हो जाएगी, और इक्वल्स टू क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो F2 इंटू हमारी डायरेक्शन होगी ये वाली OO डैश, ये वाली, ठीक है, OO डैश, ठीक है, गॉट इट। सो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा फॉर द इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन हो जाएगी फॉर द इक्विलिब्रियम। फिर दूसरे में हमें B पार्ट में निकालना था, ये तो हमारा A पार्ट का आंसर हो गया। हमारे पास यहाँ जगह कम है, हमने जगह कम छोड़ी है तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं।
अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज F1 और F2 इज ग्रेटर, कौन सी फोर्स बड़ी होगी, ठीक है, कौन सी फोर्स बड़ी होगी। तो अगर मोमेंट ऑफ फोर्स F1 के बारे में बात करें, मोमेंट ऑफ फोर्स एट F1, तो ये हमारा F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, ये F2 का मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, ओके। और ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, अभी हमने देखा ये, ठीक है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। सो टू कीप दीज टू थिंग्स इन द इक्विलिब्रियम वी नीड टू इक्वल दीज थिंग्स, ओके। क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो F1 इंटू OA इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा F2 इंटू OO डैश, ठीक है। अब F2 बाई F1 अगर हमें निकालना है, F2 बाई F1, सॉरी, अगर ये हम पार्ट कर रहे हैं, इसमें F2 बाई F1 C पार्ट हो गया ये, ओके। अगर हम F2 बाई F1 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा OA बाई OO डैश, हम B पार्ट अभी देख लेंगे दोबारा, ठीक है। OO डैश OA बाई OO डैश, अगर हम इसकी बात करें, हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, AO इज़ 2.5 सेंटीमीटर एंड OO डैश इज़ 2 सेंटीमीटर, ओके। सो ये हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये जीरो हटाओगे, एक जीरो इधर बढ़ेगा, 4 टाइम्स, ओके, 5/4, और वी कैन से डैट 5:4। सो जो रेशियो हमें थर्ड पार्ट में पूछा है वो हमारा आ जाएगा 5:4, ओके। और सेकंड पार्ट में जो हमें दे रखा था, सेकंड पार्ट में दे रखा था विच फोर्स इज ग्रेटर, F1 और F2। सो हमें पता है, अगर हम इस फिगर में देखें, तो ये वाली जो ये हमारी OA होगी, OA की बात हम अगर करें, OA इज़ द रेडियस ऑफ दिस व्हील, OA जो हमारी रेडियस है। और हम अगर OO डैश की बात करें, यहाँ पर हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम में करने के लिए ये दोनों डिस्टेंस को अगर हम देखें, फोर्सेस को हम छोड़ दें, अगर डिस्टेंस को देखें तो OA जो होगी रेडियस होगी, OO डैश जो होगी हमारी एक कॉर्ड होगी छोटी सी, बिकॉज रेडियस से तो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये कॉर्ड टाइप में है, ठीक है। सो OA इज ग्रेटर देन OO डैश, OA जो होगा वो हमारा ग्रेटर होगा OA डैश से। तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल करने के लिए अगर ये क्वांटिटी बड़ी है, अगर OA बड़ी है तो F1 को छोटा होना पड़ेगा, देन F1 शुड बी लेस देन F2, ओके, F1 शुड बी लेस देन F2। सो हमें पता चल गया जो F2 है वो फोर्स बड़ी होगी, सो F2 इज़ ग्रेटर, F2 जो हो जाएगी हमारी ग्रेटर फोर्स हो जाएगी, ओके, गॉट इट। F2 जो हमारी फोर्स होगी वो ग्रेटर होगी, ये हमें सेकेंड पार्ट में निकालना था, ओके। F2 जो होगी वो ग्रेटर देन F1 होगी, ठीक है, गॉट इट। आई होप यू गॉट द आंसर। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेज F1 एंड F2 एक्टिंग ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। एक हमारे पास F1 फोर्स है जो हमें राइट टू लेफ्ट दे रखी है, नीचे वाली, ठीक है, ये हमारी F1 फोर्स है, और ये हमारी F2 फोर्स है जो हमें लेफ्ट टू राइट दे रखी है, और दोनों फोर्स पैरेलल एंड अपोजिट इन नेचर हैं, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, विद दियर लाइन्स ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दे रखा है। अब पॉइंट X लाइज मिड वे बिटवीन F1 एंड F2, एक जो पॉइंट है X वो मिड में लाई कर रहा है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर होगी, सॉरी, ठीक है, बीच में X लाई कर रहा है, एंड वाइल अ पॉइंट Y लाइज ऑन F2, और एक पॉइंट Y है जो F2 पे लाई कर रहा है, देन वी नीड टू कैलकुलेट इन द फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑफ द टू फोर्सेज अबाउट द पॉइंट X एंड Y। तो हमें पहले बताना है टोटल मूवमेंट X के अराउंड एंड Y के अराउंड, देन वी नीड टू फाइंड द स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द टू फोर्सेज अबाउट द पॉइंट X एंड Y। सो हमें इफेक्ट बताना है उन दोनों फोर्सेज पे, मतलब पॉइंट्स पे X एंड Y पे, कि किस तरह वो रोटेट कर रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ओके। सो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें ए का, ठीक है। सो ए का भी 2 पार्ट हैं, पहले हमें निकालना है X के अराउंड मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड देन Y के अराउंड। तो फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम बात करें अराउंड X के अराउंड अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें दे रखा है पूरा जो है वो 2 मीटर है, आधा 1 मीटर हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट अराउंड X, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर। डायरेक्ट आपको दिख रहा है, मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई हैव लेस स्पेस, ओके। सो वहाँ पर भी मुझे देखना पड़ेगा। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स
मोमेंट ऑफ फोर्स और वी कैन से दैट टाउ एट एक्स मतलब हम प्रीफिक्स में सफिक्स में लिखेंगे एक्स, ओके। सो टाउ एट एक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें पता है 5 न्यूटन का टॉर्क है, और ये वाली फोर्स जो है, ये वाली फोर्स इसको इधर को घुमाएगी और ये वाली फोर्स इसको इधर को घुमाएगी, ये तो समझ में आती है इतनी, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट एक्स, अगर हम x की बात करें एट x तो 5 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारी 1 मीटर, ओके। सो ये हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, ये हमें क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉक ही वाइज हैं, देखो ये इधर को ये इधर को, दोनों क्लॉकवाइज ना, ये घूमता चला जाएगा, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट x जो हमारा आ जाएगा वो हमें पता चल गया 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज हैं। उसके बाद अगर हम F2 की बात करें, F2 की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये हमारा F1 था, सॉरी, दिस इज बाई F1, मोमेंट ऑफ फोर्स बाई F1, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टाउ बाई एट एक्स बाई F2 के अराउंड बात करें अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स बाई एक्स अबाउट एक्स, तो ये हमारा 5 न्यूटन, अगर हम इधर से देखें तो यहाँ भी 1 मीटर है, तो 1 इंटू 1 मीटर, यहाँ पर भी 5 न्यूटन मीटर आ जाएगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो क्लॉकवाइज, दोनों के उससे हम देखेंगे, दोनों के उससे निकालेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो क्लॉकवाइज। अगर टोटल की बात करें हम, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड एक्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू 5 + 5 न्यूटन मीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर, एंड दिस इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, इसी तरह हमें y के अराउंड निकालना है, तो y के अराउंड अगर हम बात करें F1 बाई F1, मोमेंट ऑफ फोर्स बाई F1, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट F1 अबाउट y, ओके। y के अराउंड अगर हम F1 के अराउंड बात करें, मोमेंट ऑफ फोर्स y, तो इसका y से डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, तो हमें पता है 5, फोर्स हमारी F1 5 है इंटू 2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर, ओके। अगर हम इसी तरह मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट y, F2 के अराउंड अगर हम बात करें तो F2 के अराउंड इसकी जो डिस्टेंस है वो 0 है, बिकॉज उसी पे लाई कर रहा है ये, तो हमें 5 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये क्लॉकवाइज ये भी होएगी और ये क्लॉकवाइज होएगी, और ये 0 हो गया, तो इसमें कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मैटर ही नहीं है। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल टॉर्क एट y इज इक्वल टू 10 + 0 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ओके। सो मतलब हमने निकाल लिया यहाँ पर जो हमारा टोटल टॉर्क आएगा y पे, वो भी हमारा 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज ही आएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें इफेक्ट की, दूसरा क्वेश्चन जो हमें दे रखा था, स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द 2 फोर्सेज अबाउट द पॉइंट x एंड y, तो दोनों पॉइंट के अराउंड हमें इफेक्ट निकालना है। तो इफेक्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले में भी हमने देखा यहाँ पर भी क्लॉकवाइज आ रहा है मूवमेंट, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज आ रहा है। सो x के अराउंड अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लॉकवाइज आएगा, और इसी तरह हमारा y के अराउंड भी क्लॉकवाइज आएगा मूवमेंट, ओके। सो दीज आर द स्टेट ऑफ इफेक्ट इन द मोशन, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ओके। सो एक हमें मीटर रूल दे रखी है, हॉरिजॉन्टली प्लेस है, और उस नाइफ जैसे ये मीटर स्केल है तो यहाँ पर हमने नाइफ रख दिया, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे हमने नाइफ रख दिया और वो उस पर लाई कर रही है, ठीक है। तो हमारा लेट सपोज ये हमारा कोई मीटर स्केल है, ठीक है, ये हमारा मीटर स्केल है, और ये कोई मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पर 60 लाई करेगा, लेट सपोज यहाँ पर 60 नाइफ, और ये हमारा नाइफ पर, ये 60 पर हमें नाइफ पे हमने रख दिया, ठीक है। ये पॉइंट A हो गया और ये 0 पर है, और ये हमारा 50 हो गया, ठीक है, ये हमारा 50 हो गया, ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो हमें दे रखा है व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, तो हमने यहाँ पर इसको एक एंड पे 10 ग्राम का मास सस्पेंड कर दिया, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद
एट विच एंड मस्ट दिस मास विल बी सस्पेंडेड। हमें पहले बताना है कि किस एंड पे हम मास को सस्पेंड करें, ठीक है, और उसके बाद व्हाट मास ऑफ द रूल, हमें उसके बाद रूल का मास बताना है। तो रूल का जो मास है इसमें मतलब रूल का भी मास है, तो यूनिफॉर्म रूल हमें दे रखा है, यूनिफॉर्म मीटर रूल। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास होता है, जो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये मान लो एक रूल है, ठीक है, या कुछ भी है, तो इसमें अगर यूनिफॉर्म हमने दे रखा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो मतलब यहाँ पर जो मास है, अगर यहाँ पर 1 kg या 1 ग्राम मास है, तो यहाँ पर भी मतलब हर पॉइंट पे 1-1 ग्राम मास होगा, मतलब पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा भारी है, यहाँ पर कम भारी है, ठीक है, मतलब पूरा इक्वल होगा, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा मास का वो लीनियर होगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मास जो होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसका जो मास होता है वो सेंटर ऑफ मास, अगर हम इसके बाद हमारे टॉपिक्स आएंगे सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास उसका मिड में लाई करेगा। मतलब अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, मतलब अगर हम इसको बीच में इस तरह होल्ड करें तो ये रुक जाएगा, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ठीक है। आगे आगे अभी हम सेंटर ऑफ मास में ये पढ़ रहे होंगे। सो यहाँ पर mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, मतलब जो हमारा फोर्स होगा ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम इसको किसी चीज़ पे रखते हैं तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से अपना मास इनटू ग्रेविटी, तो फोर्स इन मतलब मास इनटू ग्रेविटी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ग्रेविटी हमारा वहाँ एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो फोर्स हमें mg यहाँ पर लग रहा होगा। ओके, गॉट इट, इतना तो समझ में आता है। सो द वेट ऑफ mg ऑफ द रूल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। तो हमें पता है अगर mg की वजह से देखें, यहाँ पर हमने इसको पाइवॉट कर रखा है, ये हमारा पाइवॉटेड पॉइंट है। अगर हमने यहाँ पर इसको पाइवॉट कर रखा है, ये हमारा पाइवॉटेड पॉइंट है, तो हमें पता है अगर mg यहाँ पर लग रहा है तो ये कुछ इस तरह इसको मूव कराएगा, और ये यहाँ पर पाइवॉटेड पॉइंट है, यहाँ 10 न्यूटन ग्राम लग रहा है, तो ये इसको इस तरह कुछ मूव कराएगा। ओके, सो जो हमारा mg के वजह से है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा होगा ड्यू टू mg, और ये क्लॉकवाइज मोशन होगा ड्यू टू 10 ग्राम ऑफ मास। इन ऑर्डर टू बैलेंस इट 10 ग्राम ऑफ मास मस्ट बी सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ b। तो हमें पता है अगर हम इसको बाद में लगाते हैं, हमने यहाँ पर g देखा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर इधर लगा देते तो ये भी इधर ही घुमा देता, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम उस साइड लगाएं, इस एंड पे लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करेगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा और इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाता है कि हम इसको एट बी पॉइंट पे वी शुड होल्ड द या हिंज द 10 ग्राम ऑफ मास एट पॉइंट बी to keep the meter scale in equilibrium। अगर हमें मीटर स्केल को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये जो mg के वजह से मास से ये हमारा मूवमेंट हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करना पड़ेगा, तो हम इसको b पे हमने होल्ड कर दिया। ओके, उसके बाद b पार्ट में दे रखा है व्हाट इज़ द मास ऑफ द रूल। अब हमें रूल का मास बताना है। सो अगर हम b पार्ट की बात करें, सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्स हमारा जो है वो mg है, फोर्स mg है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। ओके, सो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 माइनस 50 हो जाएगी, और हम अगर यहाँ पर फोर्स की बात करें तो ये हमारा 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम है, और ये g अलग है, ये mg का g ग्रेविटी वाला है, ये ग्राम वाला g है, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। और ये 100 माइनस 0 हो जाएगा, सॉरी 60, 100 माइनस 60 हो जाएगा। सो mg इंटू 10 इज इक्वल्स टू, ये हमारा 10 ग्राम, ये ग्राम दूसरा है, ये g वाला 9.8 है, या 10 इसको लेकर चलेंगे, ये 40। अगर हम इसको 10 लेकर चलते हैं तो हमारा जो मास ऑफ द रूल m आएगा, मास ऑफ रूल m आएगा, m को अगर हम निकालें तो ये 40 ग्राम आ जाएगा। ओके, 40 ग्राम आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, 40 ग्राम इज़ द आंसर। ओके, गॉट इट। सो हमारा बी पार्ट का भी आंसर आ जाता है, वो हमारा 40 ग्राम आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा अच्छे से।
उसके बाद हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आएगा देन यू कैन आस्क अगेन। ओके, सो इन द फिगर बिलो एक हमें फिगर दे रखा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ए बी इज पाइवोटेड एट इट्स एंड ए एट द 0 मार्क एंड सपोर्टेड एट द एंड अदर एंड बाई अ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ वेट ऑफ 40 kgf इज सस्पेंडेड एट इट्स 40 सेंटीमीटर मार्क। तो हमें एक यूनिफॉर्म मीटर रूल यहाँ पर भी दे रखी, मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है। ओके, एंड दे रखा है रूल ए बी इज पाइवोटेड, मतलब ये रूल जो है पाइवोट है एट एंड ओ सॉरी ए, तो मतलब यहाँ पर ये पाइवोटेड पॉइंट है। ओके, ये पाइवोटेड पॉइंट हमारा हो गया, ये हमारा पाइवोटेड पॉइंट हो गया। ओके, सो एंड सपोर्टेड एट एंड 0 मार्क एंड सपोर्टेड एट द अदर एंड बाय अ स्प्रिंग, और यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लगा रखी है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग को लगा रखा है, बी पे हमने एक स्प्रिंग लगा रखा है, ए पर हमने इसको पाइवोट कर रखा है। ओके, बाय अ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ वेट ऑफ 40 kgf इज सस्पेंडेड एट अ 40 सेंटीमीटर मार्क, ये हमारा मिड पॉइंट है, और हमने यहाँ पे 40 पे एक 40 सेंटीमीटर पे एक हमने 40 kgf का मतलब 40 ग्राम का, या इसको हम 40 kgf जब हम मतलब मास को साथ में फोर्स के लिखते हैं तो 40 kgf के वेट हमने लटका रखा है। ठीक है, सो दिस रूल स्टेज हॉरिजॉन्टल, और ये रूल को हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगा, हमें इक्विलिब्रियम में इसको लाना पड़ेगा। फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द रूल इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, हमें बताना स्प्रिंग बैलेंस का, जब रूल का मतलब इसका जो मास होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब मास 20 किलो होगा, ठीक है, तो हमें इसका वो बताना है। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट में बात करें, व्हेन द रूल इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब जब उसमें मास नहीं होगा। ठीक है, नेग्लिजिबल मास, जब रूल में कोई मास नहीं होगा, मतलब रूल का मास जो होगा 0 होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट एट द एंड बी, तो यहाँ पर बी पे जो एब्सेंस होगा स्प्रिंग बैलेंस का, तो रूल जो होगी वो हमारी क्लॉकवाइज मूव करेगी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ये 40 kgf जो है ये हमारा यहाँ पर हमने इसको देखा, ये जो हमारा है ये इसको मूव कराएगा, और हम यहाँ पर एक फोर्स F लगाएंगे टू बैलेंस दिस, ये हमारा इसको इस तरह मूव कराएगा। ठीक है, ये हमारा इधर मूव करा रहा है तो हमें इसको इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना होगा। एक क्लॉकवाइज, अगर 40 kgf क्लॉकवाइज दे रहा है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने के लिए नीचे से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे से हमें F फोर्स लगाना पड़ेगा टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो जो हमारा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बराबर करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट is equals to at point A equals to anti-clockwise movement at A, दोनों को हम बैलेंस करेंगे तो 40 kgf, हमें पता है 40 kgf फोर्स है, 40 kgf, और यहाँ पर A से इसकी डिस्टेंस कितनी 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया F और हमने 100 सेंटीमीटर। ए से अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 100 सेंटीमीटर। सो हम अगर F की वैल्यू निकालेंगे तो ये 40/100 आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू आएगी हमारी 16 kgf। मतलब टू बैलेंस दिस rod or some meter scale, to balance this rod or meter scale by the 40 kgf force, we need to apply a force at B from downward to upward which is equals to F आएगा हमारा वो 16 kgf। ओके, सो thus the reading जो हमारी स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आएगी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, और जब हमारा मास नेग्लिजिबल होगा मीटर स्केल का तब की बात है। मीटर स्केल जो हमारी रीडिंग आएगी, मतलब इधर से हमने यहाँ पर लगाया तो ऊपर को इसमें स्ट्रेच आएगा, सो वो आ जाएगा हमारा 16 kgf। ओके, सो 16 kgf इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्या दे रखा है, और जब उसका मास सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है, व्हेन द मास ऑफ द स्प्रिंग, हमें सेकेंड पार्ट में दे रखा है व्हेन द मास ऑफ द मीटर स्केल, व्हेन द मास ऑफ द मीटर स्केल इज़ 20 kg, और जब हमने यहाँ पर 20 kg का मास
हमारे मीटर स्केल में। अब हमें पता है जब मीटर स्केल में 20 kg का मास आएगा, तो 20 kg का मास आएगा तो हमें पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने बताया था कि इसका सेंटर ऑफ पॉइंट मतलब यहाँ पर कुछ इसका 20 kgf लगा रहा होगा, 20 kgf लगा रहा होगा, बिकॉज 20 उसका है, 20 kg का है, तो 20 ये यहाँ पर एक और फोर्स लग रही होगी 20 kgf की, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक 40 का है, एक ये आ गया नया मास जो है हमारा 50 उस पर लगा रहा है 50 सेंटीमीटर पे 20 kgf। तो अब हमें पता है कि ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स, ये भी एक फोर्स, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो हमें यहाँ पर फोर्स बढ़ानी पड़ेगी टू बैलेंस दीज टू फोर्सेस। पहले हमने 40 kgf को बैलेंस किया था क्लॉकवाइज फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज एफ फोर्स से। अब हमारा 20 kgf का और फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बैलेंस करेंगे एफ फोर्स से, तो यहाँ पर कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट पहले देखेंगे, क्योंकि इन दोनों की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ए पे, एट ए इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एट ए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम सब ए के अराउंड देख रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट एट ए, ओके। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो हमारा पहला तो इसके वजह से होगा 40 kgf के, दूसरा 20 kgf की वजह से। तो 40 kgf की वजह से जो होगा 40 kgf इंटू ये 40 मीटर पे है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पे सॉरी, एंड प्लस करेंगे इसमें हम 20 kgf, इसको हम ब्रैकेट में करते हैं 20 kgf इंटू, और ये हमारा 50, देखो यहाँ पर मिड पे लगेगा ना ये, तो 50 सेंटीमीटर, ओके। और हम इसको इक्वल करेंगे फोर्स इंटू 100, ये 100 पे हमने फोर्स को, स्प्रिंग बैलेंस हमने 100 पे लगा रखा है, ठीक है। सो जो हमारी यहाँ से फोर्स आएगी, फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे 40 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 50 अपॉन 100, ओके, एंड दिस इज इन kgf। सो हमारा जो F आएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा ये 26 kgf। सो दस द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, thus the reading of spring balance when the mass of the meter scale is 20 kg will be जब मास होगा तब ये हमारा 26 kgf का फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ओके। सो दिस इज़ द आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर्स, ओके। और आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और भी जो क्वेश्चंस एक दो बचे हैं थोड़ा इजी हैं, उन्हें आप ट्राई करिए एग्जाम्पल्स में, और अगर कोई में आपको दिक्कत हो रही तो आस्क करिए इन द कमेंट सेक्शन और फ्रॉम एनी सोर्स। आप अच्छे से पढ़िए, फोड़ते रहिए, और इसी तरह आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो और आप टॉपिक्स के बारे में मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स के कब आएगा, कैसे आएगा, है ना। और लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।